संविधान अंगीकरण के पूरे हुए 75 साल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के सदनों को किया संबोधित। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था भारतीय संविधान। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को लेकर चर्चा हुई तेज। संधि करने के लिए कोरिया में एकत्रित हुए 170 से अधिक देश। प्लास्टिक प्रदूषण और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर उठाई आवाज। केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम, राष्ट्रीय नेचुरल फार्मिंग मिशन को दी मंजूरी। देश भर में केमिकल मुक्त खेती को मिलेगा बढ़ावा। मेडागास्कर में फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम की घटना आई सामने। 27 वर्षों में आंकी गई सबसे तेज ब्लूम की घटना। दक्षिण अफ्रीका से आई धूल को बताई जा रही है वजह। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को मिली मंजूरी। दुनिया भर के शोध पत्रों और जर्नल प्रकाशनों की पहुंच शिक्षकों छात्रों तक होगी आसान। देश में अनुसंधान और नवाचार को मिलेगा बेहतर आधार। हाल ही में राष्ट्रपति ने संविधान दिवस के मौके पर संविधान अपनाने के 75 साल पूरे होने पर दोनों सदनों को संबोधित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के ऐतिहासिक महत्व और भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और विविधता में एकता के महत्व पर प्रकाश डाला। बता दें कि संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस 1949 में भारत के संविधान को अपनाए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हालांकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जब भारत एक गणतंत्र बना। संविधान अंगीकृत किए जाने के समय इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, तो वहीं वर्तमान में इसमें 395 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। गौरतलब है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य रचनाकार माना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसका उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करना है। जानकारी के लिए बता दें कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 2015 में संविधान दिवस मनाने की घोषणा की थी। इससे पहले यह दिवस कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। इस दिवस को मनाए जाने का मकसद नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। हाल ही में ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी पर चर्चा तेज हो गई है। 25 नवंबर से कोरिया गणराज्य में 170 से ज्यादा देश इस संधि के लिए एकत्रित हुए हैं। यह संधि प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने 2024 के अंत तक ऐसी संधि विकसित करने पर सहमति व्यक्त की थी। उल्लेखनीय है कि इस संधि में समुद्री प्रदूषण को भी शामिल किया गया है। इस संधि का उद्देश्य प्लास्टिक उत्पादन और उपयोग को कम करना है। यह रिसाइकलिंग और प्लास्टिक कचरे के सही प्रबंधन को बढ़ावा देगी, साथ ही सरकारों और उद्योगों को सस्टेनेबल विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। गौरतलब है कि प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। हर साल लगभग 40 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इसका बड़ा हिस्सा समुद्र और पर्यावरण में जाता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2040 तक प्लास्टिक उत्पादन के 700 मीट्रिक टन तक पहुंचने की संभावना है। बता दें कि प्लास्टिक प्राकृतिक पदार्थों जैसे सेल्यूलोज, कोयला, कच्चे तेल आदि से पॉलीमराइजेशन या पॉलीकंडेंसेशन प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा संयुक्त राष्ट्र की सबसे उच्च स्तरीय पर्यावरणीय नीति निर्माण संस्था है। यह पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक सहमति बनाने और ठोस कदम उठाने के लिए देशों को एक मंच प्रदान करती है। इसकी स्थापना 2012 में Rio+20 सम्मेलन के बाद की गई थी। सभा का मुख्य उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना और पर्यावरण संरक्षण के लिए नीतियां बनाना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2481 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य देश भर में रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके और पर्यावरणीय असंतुलन को रोका जा सके। इस योजना के तहत प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि प्राकृतिक खेती एक जैविक कृषि पद्धति है। इस पद्धति में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। इसके बजाय जैविक खाद, गोमूत्र, वर्मी कंपोस्ट और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना और जैव विविधता को बढ़ावा देना है। इस पद्धति में विभिन्न फसलों की मिश्रित खेती की जाती है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बना रहता है और उत्पादन स्थिर रहता है।
गौरतलब है कि प्राकृतिक खेती से उत्पन्न उत्पाद अधिक स्वास्थ्यवर्धक होते हैं क्योंकि इसमें रासायनिक पदार्थों का कोई स्थान नहीं होता। इसके अलावा यह पद्धति किसानों के लिए कम लागत में अधिक लाभकारी होती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। साथ ही पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी इस पद्धति का लाभ है क्योंकि यह जल, मिट्टी और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करती है। हाल ही में दक्षिण पूर्व मेडागास्कर में फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम की घटना सामने आई है। इस घटना को बीते 27 वर्षों में सबसे अधिक आंका जा रहा है। दरअसल यह बात एक शोध में सामने आई कि इसकी वजह सूखाग्रस्त दक्षिणी अफ्रीका से आई धूल थी। बता दें कि फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम एक प्राकृतिक घटना है जिसमें जल में पाई जाने वाली सूक्ष्म वनस्पति की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। यह प्रक्रिया तब होती है जब जल में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है। यह घटना नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे पोषक तत्वों के अत्यधिक प्रभाव से अत्यधिक तेज हो जाती है। इसके अलावा गर्म तापमान और पर्याप्त सूर्य का प्रकाश भी फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाते हैं। इसके अत्यधिक बढ़ने से जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे डेड जोन कहा जाता है। इससे जलीय जीवों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। कभी कभी ये प्लांक्टन जहरीले हो जाते हैं, जिससे मछलियों और अन्य जलीय जीवों की मृत्यु हो सकती है। यह घटना पर्यावरण के लिए आवश्यक और चुनौतीपूर्ण दोनों ही हो सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि फाइटोप्लैंक्टन छोटे सूक्ष्म पौधे होते हैं जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह भूमि पर उगने वाले पौधों की तरह सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं। इससे वे समुद्री जीवन और वायुमंडलीय संतुलन दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहीं यह समुद्री खाद्य जाल में प्राथमिक उत्पादक की भूमिका निभाते हैं, जो छोटे समुद्री जीवों जैसे जूप्लांक्टन का प्रमुख भोजन स्रोत होते हैं। बीते दिनों भारत में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स अलायंस यानी ICA के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। यह कार्यक्रम 25 से 30 नवंबर तक राजधानी दिल्ली में आयोजित हुआ। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में 100 देशों के 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत के पड़ोसी देश भूटान ने इस सम्मेलन में विशेष रूप से अपनी गेलिफू परियोजना का प्रचार किया। बता दें कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स अलायंस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन विभिन्न देशों के सहकारी संगठनों को एक मंच प्रदान करता है, जहां वे अपने अनुभव, रणनीतियां और संसाधन साझा कर सकते हैं। ICA का उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है, जिससे विशेषकर छोटे व्यापारियों, किसानों और गरीब वर्ग के लिए विकास के नए अवसर उत्पन्न हो सके। वहीं गेलिफू परियोजना की बात करें तो यह भूटान का सबसे बड़ा सहकारी उपक्रम है। बता दें कि गेलिफू भूटान के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक शहर है। इस परियोजना को भूटान की सरकार और स्थानीय समुदायों ने मिलकर शुरू किया है। गेलिफू को भूटान के 2500 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले शहर के रूप में विकसित किया गया है। वर्तमान में यह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक और कृषि केंद्र बन चुका है। गेलिफू में कृषि, डेयरी और हस्तशिल्प जैसे कई सहकारी प्रयासों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नाइट्रोथ्रोमाइसिन का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक है। इसका उद्देश्य रोगाणुरोधी प्रतिरोध का उपचार करना है। इसे जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी BIRAC के सहयोग से विकसित किया गया है। यह बाजार में मिकनाफ के नाम से उपलब्ध होगी। बता दें कि नाइट्रोथ्रोमाइसिन को कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया यानी CABB के इलाज के लिए डिजाइन किया गया है, जो दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के कारण होने वाली एक गंभीर बीमारी है। यह बीमारी आमतौर पर बच्चों और बुजुर्गों के साथ साथ मधुमेह, कैंसर आदि के रोगियों को प्रभावित करती है। बताया जा रहा है कि नेफिथ्रोमाइसिन का 3 दिवसीय उपचार दवा प्रतिरोधी निमोनिया से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसे में आंकड़ों की माने तो इस बीमारी की वजह से हर साल वैश्विक स्तर पर 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है, जहां भारत वैश्विक स्तर पर 23% निमोनिया के बोझ का वहन करता है। जानकारी के लिए बता दें कि नेफिथ्रोमाइसिन को क्लिनिकल ट्रायल में एजिथ्रोमाइसिन की तुलना में 10 गुना अधिक प्रभावी पाया गया है। यह केवल 3 दिवसीय खुराक के साथ तुलनात्मक तरीके से बेहतर परिणाम दे सकती है। हाल ही में केरल में एक पुरातात्विक खोज सामने आई है, जहां एक निजी संपत्ति पर चट्टान में उकेरी गई 24 जोड़ी प्रागैतिहासिक पदचिन्ह और एक मानव आकृति पाई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नक्काशी मेगालिथिक काल से संबंधित है, जो प्राचीन संस्कृति की झलक प्रस्तुत करती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये प्रागैतिहासिक पदचिन्ह 2000 वर्ष से अधिक पुराने हैं। साथ ही यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पदचिन्ह मृत लोगों को सम्मान देने के लिए उनकी आत्मा के प्रतीक स्वरूप बनाए गए होंगे। हालांकि स्थानीय निवासी इन्हें देवी का प्रतीक मानते हैं। गौरतलब है कि यह नक्काशी कर्नाटक के उडुपी जिले के अवलक्कीपेरा में पाई गई प्रागैतिहासिक रॉक कला से मिलती जुलती है। यह खोज केरल में पहले से उपलब्ध प्रागैतिहासिक खोजों से भी मेल खाती है।
इन खोजों में एरिकुलम वलियापारा में एक मंदिर की सजावट, नीलेश्वरम में बंगलाम के पास एक दौड़ता हुआ बाघ और चिमेनी अरियटपारा में मिली मानव आकृतियां शामिल हैं। साथ ही इस सूची में कन्नूर में एट्टुकुडक्का में बैल की आकृतियां और वायनाड में एडक्कल गुफाओं में नक्काशी भी शामिल है। जानकारी के लिए बता दें कि महापाषाण संस्कृति प्राचीन काल की एक सांस्कृतिक परंपरा है। इस परंपरा के अंतर्गत बड़े बड़े पत्थरों से संरचनाएं बनाई जाती थीं। इन पत्थरों को महापाषाण का नाम दिया गया है। इसका इस्तेमाल अक्सर समाधियों, धार्मिक स्थलों या स्मृति चिन्हों के रूप में होता था। यह संस्कृति मुख्य रूप से भारत, यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में देखी जाती है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी है। बता दें कि इस योजना का उद्देश्य रिसर्च पेपर और जर्नल प्रकाशनों की देश भर में पहुंच सुनिश्चित करना है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र पहल है जिससे देश भर में उच्च गुणवत्ता वाले शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों के विशाल संग्रह तक पहुंच प्राप्त होगी। इस योजना के माध्यम से शैक्षिक और वैज्ञानिक ज्ञान का लोकतंत्रीकरण किया जाएगा, जिससे पूरे देश में अनुसंधान और नवाचार के लिए एक बेहतर आधार तैयार हो सके। इस पहल के लिए सरकार ने 3 वर्षों के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बता दें कि ये बजट विकसित भारत 2047, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन के लक्ष्यों के अनुरूप है। गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक जर्नल्स की उपलब्धता से 1.8 करोड़ छात्र, संकाय, शोधकर्ता और वैज्ञानिकों को लाभ होगा। गौरतलब है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना में कुल 30 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकों को शामिल किया गया है। इन जर्नल्स तक पहुंच सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क द्वारा समन्वित राष्ट्रीय सब्सक्रिप्शन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा विभाग का एक एकीकृत पोर्टल वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन होगा, जिसके माध्यम से संस्थान जर्नल्स तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। हाल ही में पश्चिम गोदावरी जिले को नरसापुर क्रोशिया लेस के लिए जीआई टैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। पश्चिमी गोदावरी के जिलाधिकारी ने जिले की ओर से इस प्रमाण पत्र को ग्रहण किया। यह प्रमाण पत्र स्थानीय कारीगरों और नरसापुर क्रोशिया लेस के ऐतिहासिक महत्व को मान्यता देता है। बता दें कि नरसापुर क्रोशिया लेस पश्चिमी गोदावरी जिले के नरसापुर क्षेत्र की एक सदियों पुरानी पारंपरिक कारीगरी है। जीआई टैग के मिलने से इस हस्तशिल्प के उत्पादन और विपणन को बढ़ावा मिलेगा। नरसापुर क्रोशिया लेस एक प्रकार की लेस है जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा हाथ से बनाई जाती है। नरसापुर क्रोशिया लेस का इस्तेमाल मुख्य रूप से साड़ियों, दुपट्टों, चादरों और अन्य कपड़ों में सजावट के लिए किया जाता है। इस कारीगरी में सूती धागे का इस्तेमाल होता है जो प्राकृतिक और टिकाऊ होता है। गौरतलब है कि जीआई टैग एक प्रकार का भौगोलिक संकेतक है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित उत्पादों को संरक्षित करता है। इस टैग से संबंधित स्थानीय समुदायों की पहचान और उनकी संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। इसका उद्देश्य उत्पाद की गुणवत्ता, प्रसिद्धि और विशिष्टता को सुनिश्चित करना होता है। जीआई टैग प्राप्त उत्पादों को कानूनी सुरक्षा मिलती है, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उस उत्पाद के नाम का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होता। जीआई टैग से संबंधित उत्पादों का विपणन बेहतर होता है क्योंकि यह उपभोक्ताओं को गुणवत्ता की गारंटी देता है। हाल ही में जल शक्ति मंत्री ने भू नीर पोर्टल का डिजिटल रूप से शुभारंभ किया। इस पोर्टल का उद्देश्य देश भर में भूजल उपयोग में पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देना है। यह पोर्टल भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए काम करेगा। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है। बता दें कि भू नीर एक केंद्रीकृत पोर्टल है। इसका मकसद परमिट प्रक्रिया को आसान बनाना और भूजल नियमों का पालन करना आसान बनाना है। इसमें कुछ नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें पैन आधारित एकल आईडी प्रणाली, उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस और क्यूआर कोडेड अनापत्ति प्रमाण पत्र शामिल हैं। इन सुविधाओं के चलते यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और फेसलेस हो जाती है। वहीं इस पोर्टल में भूजल नीतियों, कानूनी ढांचे और टिकाऊ प्रणालियों पर भी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। यह जानकारी परियोजना समर्थकों और हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधनों के रूप में काम करेगी, जिससे वे सही तरीके से भूजल का उपयोग कर सके और जल संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ा सके। तो आइए अब खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। 2. यह दिवस संविधान के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 3. पहले यह दिवस कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय है। 2. इसका गठन 2010 में हुआ था और इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। 3. यह पर्यावरणीय नीतियों एवं विकास पर चर्चा और निर्णय लेता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सूक्ष्म समुद्री शैवाल है।
2. यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में अक्षम होते हैं। 3. इनमें कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, नाफित्रोमाइसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक है। 2. इसका उपयोग रोगाणुरोधी प्रतिरोध का उपचार करने में किया जाएगा। 3. इसे निमोनिया के इलाज के लिए डिजाइन किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भूनीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक केंद्रीकृत पोर्टल है। 2. यह भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए काम करेगा। 3. इसे इसरो के सहयोग से विकसित किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में केंद्र सरकार ने अटल नवाचार मिशन यानी एम को 31 मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके कार्यक्षेत्र का दायरा बढ़ाते हुए इसके लिए 2750 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इस बढ़े हुए कार्यकाल को अटल नवाचार मिशन 2.0 नाम दिया गया है। वहीं इसके विस्तार से अटल नवाचार मिशन 1.0 के द्वारा संचालित इनोवेशन हब्स, लैब्स और सेंटरों की संख्या में वृद्धि होगी। यह कदम स्टार्टअप्स और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे भारतीय युवाओं को नवाचार करने में अधिक सुगमता होगी। यह पहल डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी सरकार की अन्य पहलों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। बता दें कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत 39वें स्थान पर है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा डल झील में चिनार बोट रेस 2024 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन व्हाइट ग्लोब एनजीओ और झील संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से किया गया। इसका आयोजन प्रतिभागियों की एथलेटिक क्षमता और प्रतिस्पर्धी भावना को प्रदर्शित करता है। साथ ही कश्मीर के जल निकायों के संरक्षण के महत्व को भी उजागर करती है। बता दें कि डल झील श्रीनगर में स्थित भारत की प्रसिद्ध मीठे पानी की झीलों में से एक है। यह झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हाउस बोट, शिकारा और सुरम्य वातावरण के लिए जानी जाती है। इसे कश्मीर के मुकुट में गहना या श्रीनगर का गहना कहा जाता है। हाल ही में सीरिया में एक 4400 साल पुरानी वर्णमाला की खोज की गई। ये बताती है कि मानव सभ्यता में लेखन और संचार की शुरुआत कहीं अधिक पुरानी हो सकती है। बता दें कि यह खोज ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्राचीन सभ्यताओं के लेखन और संचार के तरीकों को समझने में मदद करती है। यह खोज पहले की मान्यताओं को चुनौती देती है कि वर्णमाला की उत्पत्ति सिर्फ मिस्र में हुई थी। अब यह स्पष्ट हो रहा है कि सीरिया या उसके आसपास के क्षेत्रों में भी प्राचीन सभ्यताएं लेखन का उपयोग करती थी। हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2024 मनाया गया। यह दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की थीम एआई और आईटी के साथ डेयरी उद्योग में परिवर्तन है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य डेयरी उत्पादन में शामिल नागरिकों को प्रोत्साहित करना है। इस दिन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। बता दें कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन्होंने भारत में विश्व के व्यापक कृषि कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किया, जिसके चलते इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का शुभारंभ किया गया। इसका आयोजन असम के काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क में 26 से 29 नवंबर तक किया जाएगा। गौरतलब है कि यह वार्षिक कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव पहल के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पर्यटन क्षमता से परिचय कराना और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जुड़े हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। इस दौरान 8 उत्तर पूर्वी राज्यों की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विशेषताओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। यह आयोजन मंत्रालय की ट्रैवल फॉर लाइफ पहल के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि यह एक ई गवर्नेंस पहल है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से करदाता पंजीकरण सेवाओं को फिर से तैयार करना और करदाताओं के डिजिटल अनुभव को बढ़ावा देना है। इसके लिए 1435 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। यह मौजूदा पैन या टैन 1.0 प्रणाली को उन्नत करेगा और पैन सत्यापन सेवाओं सहित मुख्य और गैर मुख्य गतिविधियों को एक साथ लाएगा। यह डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप है। इसका मकसद बताए गए सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों में पैन को एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में उपयोग करना है।
हाल ही में केंद्रीय पत्तन पथ परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ने लचित बोरफुकन को उनकी 402वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि महान अहोम सैन्य कमांडर लचित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को असम के चराईदेव में हुआ था। वे गुरिल्ला युद्ध की कला में निपुण थे। उन्हें 1671 की सरायघाट की लड़ाई में उनके अनुकरणीय नेतृत्व के लिए याद किया जाता है, जहां अहोमों ने औरंगजेब के अधीन राजा राम सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना को हराया था। यह युद्ध सरायघाट के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़ा गया था और यह मुगलों द्वारा असम में अपना साम्राज्य विस्तार करने का अंतिम बड़ा प्रयास था। इनकी मृत्यु 49 वर्ष की आयु में असम के जोरहाट में हुई थी। हाल ही में रियांग समुदाय ने अपनी भाषा कोब्रू को मान्यता देने की मांग की है। गौरतलब है कि रियांग विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है। बता दें कि यह समूह त्रिपुरा में इंडो मंगोलाइड निर्जाति समूह का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है, जो खाना बदोश, झूम खेती और अन्य खाद्य संग्रह गतिविधियों से जुड़ा होता है। ये हिंदू होते हैं और इनकी बहुसंख्यक आबादी वैष्णव धर्म की अनुयायी है। ये पूर्वजों की आत्माओं और आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। इनकी संस्कृति का मुख्य अंग होजागिरी नृत्य है। यह नृत्य 4 से 6 के समूह में केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। नृत्य आयोजन के दौरान पुरुष सदस्य गीत गाने, ढोल बजाने जैसी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।